रानीगंज की सुबह वैसे तो पक्षियों की चहचहाहट से होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ की हवाओं में कड़वाहट और फुसफुसाहटों का शोर ज्यादा था। भूषण कुमार का घर, जो कभी गांव का गौरव माना जाता था, आज सबकी नजरों में खटक रहा था। अंजलि, जो केवल 6 महीने पहले ही इस घर की बहू बनकर आई थी, अपने हाथों में चाय का कप लिए बालकनी में खड़ी थी जब उसने गली के मोड़ पर औरतों का एक झुंड देखा। अरे ओ पार्वती, देखा तूने? कल शाम को फिर डॉक्टर अनिरुद्ध की गाड़ी भूषण जी के घर के सामने खड़ी थी। अब तो पेट छिपाए नहीं छिप रहा। हाँ बहन, शर्म तो जैसे इस घर की दहलीज ही पार कर गई है। कुंवारी बेटी है, उम्र 30 पार कर गई है और कारनामे देखो। पहले भी 2-3 बार ऐसा ही हुआ था, फिर अचानक सब ठीक हो गया। अब इस बार तो हद ही हो गई है। 2-3 बार नहीं, ये 5वीं बार है। 60 साल की उम्र में भूषण जी को ये दिन देखना पड़ रहा है। बेटी कुंवारी और पेट, उफ, कलयुग है। मुझे तो अंजलि पर तरस आता है। बेचारी अच्छे खानदान की लड़की इस नरक में आ फंसी। उसे पता भी है कि उसकी ननद किस राह पर चल रही है। अंजलि के कान सुन्न पड़ गए। उसके हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। वो तभी औरतों के पास नीचे जाती है। चाची, आप लोग किसके बारे में बात कर रही हैं? क्या हुआ है हमारे घर में? अरे बहू, तुझे नहीं पता? अपनी ननंद रानी से पूछना कि आजकल वो ढीले कपड़े क्यों पहन रही है। पूरे गांव की नाक कट रही है और तुम्हें खबर भी नहीं। हाँ अंजलि, जरा संभाल के रहना, कहीं ये बीमारी खानदान में फैल ना जाए। वो उलझे हुए कदमों से अंदर आई, जहाँ उसकी सास सरस्वती देवी भगवान की मूर्त के सामने दिया जला रही थी। माँ जी, बाहर गांव की औरतें दीदी के बारे में क्या कह रही हैं? ये सब क्या सुनने को मिल रहा है मुझे? बाहर वालों का काम है कहना। बहू, तुम अपनी रसोई संभालो। परिधि की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए दलिया बना लो। लेकिन माँ जी, वो कह रही है कि दीदी दीदी गर्भवती है और ये पहली बार नहीं है। क्या ये सच है? मयंक को पता है ये सब? अंजलि, क्या चिल्ला रही हो सुबह सुबह? हाँ? घर की बातें घर में रहने दो ना। दीदी बीमार है, बस इतना जान लो। बीमार? मयंक, बीमारी और इसमें फर्क होता है। मुझे साफ साफ बताइए कि आखिर माजरा क्या है। परिधि दीदी ने शादी क्यों नहीं की? और अगर नहीं की तो ये सब? सवाल मत करो अंजलि, मैं जो कहा है वो करो। तभी कमरे में ससुर भूषण कुमार प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर वही गरिमा थी, पर आंखों में समाज के तानों का बोझ। बहू, अपनी मर्यादा में रहो। परिधि जो कर रही है उसमें मेरी और तुम्हारी सासू माँ की पूरी सहमति है। दुनिया क्या कहती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबूजी, आपको फर्क नहीं पड़ता पर मुझे पड़ता है। जब मैं बाजार जाती हूँ तो लोग मुझ पर हंसते हैं। क्या ये कोई पहेली है या कोई काला जादू? मयंक की बेरुखी ने अंजलि के शक को यकीन में बदल दिया। वो सीढ़ियां चढ़कर परिधि के कमरे की ओर बढ़ी। कमरा थोड़ा अंधेरे में था। खुशबूदार मोमबत्तियां जल रही थी। परिधि लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। दीदी, ये लीजिए दूध। आप ठीक तो हैं? हाँ अंजलि भाभी, बस थोड़ी थकान है। आप परेशान मत हो। दीदी, गांव वाले पत्थर मार रहे हैं अपनी बातों से। मैं आपकी भाभी हूँ, क्या मुझे सच जानने का हक नहीं? आप कुंवारी हैं, फिर भी आप इस अवस्था में कैसे हैं? भाभी, कुछ सच समय से पहले नहीं बताए जाते। बस इतना समझ ले कि मैं कोई पाप नहीं कर रही। पाप नहीं तो पुण्य क्या है इसमें? मयंक कुछ नहीं बोलते, बाबूजी चुप है। क्या पूरा परिवार किसी गलत काम में शामिल है? समय आने पर सब समझ जाओगी। अभी बस इतना समझो कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। ये एक तपस्या है। देखो, भूषण का बेटा जा रहा है मयंक। ओ मयंक, मिठाई कब खिला रहा है भांजे की? भांजा होगा या भांजी, पर बाप कौन है ये तो भूषण जी ने बताया ही नहीं। अरे छोड़ो, बड़े लोग हैं, बड़े कारनामे हैं। सुना है 5वीं बार है। मयंक चुपचाप सिर झुकाए निकल गया, लेकिन गांव के पुरुषों का गुस्सा अब बढ़ने लगा था। उन्हें लग रहा था कि भूषण कुमार का परिवार गांव की संस्कृति को भ्रष्ट कर रहा है। उधर घर के अंदर अंजलि का दम घुट रहा था। उसने देखा कि डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह अक्सर गुप्त रास्तों से आते हैं और परिधि की जांच करके चले जाते हैं। एक दिन अंजलि ने डॉक्टर को बीच रास्ते में रोक लिया। डॉक्टर साहब, रुकिए, मुझे जवाब चाहिए। परिधि दीदी के साथ क्या रिश्ता है आपका? और ये बच्चा किसका है? अंजलि बेटा, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। परिधि जो कर रही है उसके लिए कलेजा चाहिए। तुम बस अपने परिवार पर भरोसा रखो।
दिन बीतते गए और परिधि का शरीर बदलता गया। गांव में अब छिप कर नहीं बल्कि सरेआम बातें होने लगी थी। भूषण कुमार जो कभी सिर उठाकर चलते थे, अब बाजार जाते तो लोग अपनी दुकानें बंद कर लेते या उनकी तरफ पीठ कर लेते। एक दोपहर ससुर भूषण कुमार और उनके मित्र भोला के बीच नीम के पेड़ के नीचे गर्मा गर्म बहस हो गई। भूषण भाई, हम सबने आपका सम्मान किया है, लेकिन आपकी बेटी जो कर रही है ना, उससे हमारे गांव की कुंवारी लड़कियों पर क्या असर पड़ेगा जानते हैं आप? लोग कह रहे हैं कि आपने उसे खुली छूट दे दी है। भोला, मेरी बेटी कभी मेरा सिर झुकने नहीं देती है, आज भी नहीं झुकेगा। बस इंतजार करो, सही वक्त का इंतजार करो तुम। वक्त तो निकल गया भूषण, अब तो पंचायत बैठने की बात हो रही है। मुखिया जी को अर्जी दी जा चुकी है। शाम को जब घर में सन्नाटा था, अंजलि ने मयंक को घेर लिया। मयंक, अगर आपने आज सच नहीं बताया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। पूरा गांव हमें थू-थू कर रहा है। माँ बाबूजी चुप है, दीदी कुछ बोलती नहीं। क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? अंजलि, सच बहुत गहरा है। दीदी ने एक ऐसा रास्ता चुना है जहाँ बदनामी ही इनाम है। उन्होंने एक बार नहीं, इससे पहले 4 बार बच्चों को जन्म दिया है। क्या 4 बार? और वे बच्चे कहाँ हैं? क्या वो बच्चे इनके नहीं थे, बस इतना ही कह सकता हूँ। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बच्चे इनके नहीं थे, इस वाक्य ने उसे एक नए भ्रम में डाल दिया। वो दिन आ ही गया जिसका डर सबको था। गांव के मुखिया अर्जुन सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी भीड़ ने भूषण कुमार के घर को घेर लिया। औरतों के हाथ में पत्थर थे और पुरुषों के चेहरों पर क्रोध। भूषण कुमार, बाहर आओ, आज फैसला होकर रहेगा। इस पापी लड़की को गांव से बाहर निकालो, वरना हम पूरे परिवार का हुक्का पानी बंद कर देंगे। हाँ, इसे बाहर निकालो। हमारी बेटियों पर बुरा साया पड़ रहा है। कुंवारी माँ बनने का शौक है तो शहर जाकर रहे। हाँ, अपनी बच्चलन बेटी को बाहर निकालो, या तो सच बताओ या गांव छोड़कर चले जाओ। दरवाजा खुला। भूषण कुमार, सरस्वती, मयंक और अंजलि बाहर आए। उनके पीछे धीरे धीरे चलते हुए परिधि आई, जिसका हाथ डॉक्टर अनिरुद्ध ने थाम रखा था। भीड़ और उग्र हो गई। देखो, शर्म नहीं आती इसे, अभी भी सिर उठाकर खड़ी है। मुखिया जी, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। मेरी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। गलत नहीं किया? कुंवारी लड़की 5वीं बार पेट से है और आप कह रहे हैं गलत नहीं किया? शर्म करो। शांत हो जाइए आप सब। आप जिस लड़की को पत्थर मारना चाहते हैं, पहले उसकी हकीकत तो सुन लीजिए। मुखिया जी, आप जानते हैं कि आपके छोटे भाई की पत्नी जो 10 साल से सूनी गोद लेकर रो रही थी, पिछले साल अचानक माँ कैसे बन गई? वो तो चमत्कार था, भगवान की कृपा थी। नहीं मुखिया जी, वो भगवान का चमत्कार नहीं था। इस लड़की परिधि का त्याग था। परिधि एक सैरोगेट मदर है। ये वो महिला है जो उन बेसहारा माओं के लिए अपने गर्भ में बच्चा पालती है, जो खुद बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। आज से कई साल पहले परिधि मेरे अस्पताल आई थी समाज सेवा के लिए। वहां उसने एक औरत को रोते हुए देखा जो बांझ होने के ताने सह रही थी। परिधि ने मुझसे पूछा कि क्या कोई तरीका है जिससे मैं उनकी मदद कर सकूं। मैंने उसे सैरोगेसी के बारे में बताया। परिधि ने तय किया कि वो अपनी जिंदगी इन सूनी गोदों को भरने में लगा देगी। ये 5वीं बार है जब वो किसी और का बच्चा अपने कोख में पाल रही है, ताकि किसी घर का चिराग जल सके। लेकिन फिर शादी क्यों नहीं की? अंजना चाची, अगर मैं शादी कर लेती तो शायद मेरा पति और समाज मुझे ये नेक काम कभी नहीं करने देता। लेकिन कहते हैं कि माँ बनना सौभाग्य है, लेकिन मेरा मानना है कि किसी को माँ बनने का सुख देना महा सौभाग्य है। मुझे बदनाम होना मंजूर था, लेकिन उन औरतों के आंसू देखना मंजूर नहीं था। भीड़ की आंखें झुक गईं। जो पत्थर परिधि को मारने के लिए उठाए गए थे, वो जमीन पर गिर पड़े। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर परिधि के गले लग गई। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कितनी मूर्ख थी जो आपको गलत समझ रही थी। भूषण भाई, हमें माफ कर दो। हमने अपनी छोटी सोच से एक देवी को पत्थर मारे। परिधि बिटिया, तुम इस गांव की बेटी नहीं, इस गांव का गौरव हो, गौरव। हाँ, हमें गर्व है हमारे गांव में परिधि जैसी लड़की है, महान लड़की। उस दिन रानीगंज की हवा बदल गई। नफरत की जगह सम्मान ने ले ली थी। परिधि ने कुछ हफ्तों बाद एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, जिसे उसके असली माता पिता के सुपुर्द कर दिया गया। भूषण कुमार का घर अब बदनामी का नहीं बल्कि त्याग और ममता का प्रतीक बन गया था। अंजलि ने अब गर्व से गांव में निकलना शुरू कर दिया था।
क्योंकि उसकी ननद कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि जिंदगियां बांटने वाली एक फरिश्ता थी। नंद की गोद भराई में सास और बेटे की पसंद की बहू का लुक। शहर के बीचों बीच बनी हवेली प्रजापति निवास हर किसी के लिए शाही ठिकाना लगती थी, लेकिन घर के मालिक मनोहर लाल प्रजापति अपनी सादगी और सहजता के लिए मशहूर थे। उनकी पत्नी विमला देवी उसके उलट थी। आवाज ऊंची, चाल ढाल में रईसी और सोच में ऊंच नीच का हिसाब। 2 बेटे हैं, अर्जुन बड़ा और करण छोटा। एक बेटी रागिनी जो बाबूजी की लाडली है। आज मनोहर के बड़े बेटे अर्जुन की शादी है। अर्जुन की दुल्हन रईस मित्तल परिवार की बेटी है, तनुजा। लाल लहंगे में, हाथों में चूड़ा और आंखों में घमंड लिए खड़ी है। ओहो, क्या ठाठ है हमारे घर की नई बहू के। देखो मनोहर जी, ऐसे ही तो चाहिए थी बहू, शान और शौकत से भरपूर, लोगों की आंखें चकाचौंध कर दे। ठीक है विमला, पर बहू के मन में भी थोड़ी सादगी और अपनापन हो, यही दुआ करूंगा। अपनापन? देखते हैं यहाँ किसे अपनाना है और किसे सिखाना है। आओ बहू, दाएं पैर से अंदर आना, ये घर अब तुम्हारा है। जी, अब देखना मम्मी जी, ये हवेली असली मित्तल स्टाइल में चमक उठेगी। तनुजा चावल की कलश गिराती है, गृह प्रवेश करती है। घर में शोर और बधाइयों का माहौल है। उसी वक्त हवेली के बाहर एक कार रुकती है। हॉर्न की आवाज सुनकर सभी चौंक जाते हैं। करण, जो कि घर का छोटा बेटा है, गले में माला पहने उतरता है और उसके साथ खड़ी है सीमा। साधारण सलवार कुर्ता, बिना किसी गहनों की चमक, पर आंखों में डर और विनम्रता। ये क्या तमाशा है करण? ये माला और ये लड़की कौन है? मम्मी पापा सबको नमस्ते, ये सीमा, अब आपकी छोटी बहू। हम दोनों ने शादी कर ली है। पूरा घर चौंक जाता है। बैंड बाजा एक पल को रुक सा जाता है। ओह माय गॉड, करण, तुमने ये क्या कर डाला? ये तो किसी सरकारी स्कूल की मास्टरनी जैसी लग रही है। तुम्हें शर्म नहीं आई? बिना बताए शादी कर ली। और ये किस खानदान की है? किस हैसियत से आएगी हमारे घर? माँ, हैसियत दिल की होती है। ये गरीब है, लेकिन मेरे लिए दौलत है। मैंने इसे चुना है और यही मेरी पत्नी है। भाई वाह, एक तरफ मित्तल परिवार की बहू, दूसरी तरफ ये, क्या मैचिंग जोड़ी है हमारी। तनुजा ठहाका मारकर हंसती है। विमला देवी गुस्से में आरती की थाली पटक देती है। इसका गृह प्रवेश नहीं होगा, मैं इसे बहू नहीं मानती। तनुजा चावल गिराकर अंदर चली जाती है, जैसे सारी इज्जत और अधिकार अपने नाम कर चुकी हो। सीमा आंखें झुकाकर खड़ी रहती है। बहू तो बहू होती है, चाहे गरीब परिवार की हो या अमीर, उसका गृह प्रवेश होगा, और वो भी मेरे हाथों से। मनोहर लाल खुद गृह प्रवेश करवाते हैं। अगली सुबह सीमा मंदिर में दिया जलाती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है। छोटी बहू, इतनी सुबह? बड़ी बहू तो अभी तक कमरे में है। कहती है कि घर का काम नौकरों के लिए होता है। घर की बड़ी बहू हूँ, सबकी सेवा ही असली गहना है। तो वहीं तनुजा सीढ़ियों से उतरती है, हाथ में कॉफी मग, डिजाइनर गाउन में। इतनी सुबह उठकर नौकरों वाला काम करने की क्या जरूरत है? ये हवेली नौकरों से चलती है। बहू को बस घर सजाना होता है, झाड़ू पोछा नहीं। घर सजाने का तरीका अलग अलग होता है दीदी जी। मैं सेवा से सजाती हूँ। हाँ, सेवा से या दिखावे से? खैर, मम्मी को तो मैं ही पसंद हूँ, तुम्हें तो बस काम वाली ही समझेंगी। सीमा चुप रहती है। सुबह 8 बजे का समय है। हवेली का बड़ा डाइनिंग टेबल, मेज पर नाश्ता, पराठे, जूस, फल और कॉर्नफ्लेक्स। तनुजा सोफे पर बैठी है, फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही है। सीमा किचन से ताजा गर्मा गर्म पराठे लेकर आती है। मम्मी जी, अर्जुन भैया, करण, सबके लिए नाश्ता लगा दिया है। गर्मा गर्म पराठे हैं, मक्खन लगा दूं क्या? पराठे सुबह सुबह? ये भारी चीजें। अरे हम तो ब्रंच में सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स या फ्रूट्स खाते हैं, हेल्दी डाइट समझती हो। घर में सबको पराठे पसंद है और मक्खन के बिना तो बाबूजी खाना भी नहीं खाते। हाँ, पर तुम्हारे गांव में सब पराठे पूरी खाकर खेतों में हल तो चलाने जाते होंगे। यहाँ शहर में लोग फिटनेस देखते हैं, मोटापा नहीं। तनु, हर किसी का तरीका अलग होता है।
गांव का खाना सीधा सादा सही, पर इसी में असली स्वाद होता है। हाँ, सीधा सादा और सीधे मोटापा भी। देख लेना, कुछ महीने में हवेली को जिम बनाना पड़ेगा। तभी विमला देवी अंदर आती है। अरे क्या हो रहा है सुबह सुबह बहस? तनुजा बहू, तुम्हें कॉर्नफ्लेक्स चाहिए तो किचन में है, और सीमा, बाबूजी के लिए मक्खन लगाकर पराठा ले जा, वरना गुस्सा करेंगे। तनुजा आंखें घुमाती है और सीमा चुपचाप मुस्कुराती है और पराठा लेकर जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ महीने बाद हवेली का फोन बजता है। मनोहर लाल फोन उठाते हैं। माँ, बाबूजी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह मेरी गुड़िया, तू माँ बनने वाली है। विमला, ए विमला, अरे सुनो, हम लोग नाना नानी बनने वाले हैं। हाय राम, ये तो बड़ी खुशखबरी है। रागिनी, जो मनोहर लाल की सबसे छोटी बेटी थी, जिस पर पूरा परिवार जान छिड़कता था, उसकी शादी को 5 साल हो गए थे, परंतु कोई संतान नहीं थी। ये पहला मौका था जब भगवान ने उसकी गोद भरी थी। ये सारी बातें तनुजा और सीमा पास खड़ी सुन रही थी। अब तो गोद भराई का ऐसा जलवा होगा कि पूरा शहर देखेगा। सब कुछ ब्रांडेड, सब कुछ शाही। मैं भी अपनी नंदन के लिए कुछ खास करूंगी, अपने हाथों से। तनुजा सीमा को तिरछी नजर से देखती है, जैसे उसे चुनौती मिल गई हो। रागिनी के मां बनने की खबर सुनकर प्रजापति हवेली में हंगामा समझ गया है। विमला देवी, जो अब तक तनुजा यानी बड़ी बहू के पक्ष में थी, गोद भराई का ऐलान करते ही बोल पड़ी। ऐसा जलसा होगा कि शहर के अमीर भी दंग रह जाए। लेकिन दूसरी तरफ सीमा अपनी आदत के मुताबिक दिखावे से ज्यादा दिल लगाकर तैयारी में जुट जाती है। और यहीं से शुरू हुई दोनों बहुओं की खींचातानी। एक तरफ ब्रांडेड चीजों का ढेर और दिखावा, दूसरी तरफ हाथों की मेहनत और सादगी। आंगन में दोनों बहुएं सजावट की योजना बना रही हैं। नौकर, रिश्तेदार सभी खड़े हैं। देखो, ये थीम चाहिए, सब कुछ पर्पल और गोल्ड। ऑर्डर मैंने ऑनलाइन दे दिया है। 50,000 रुपए के सिर्फ फूल और 1 लाख की लाइटिंग। इतना खर्चा दीदी जी, हम खुद अपने हाथों से सजावट करें तो वही सुंदर भी लगेंगी और सबको अपना अपना योगदान लगेगा। हाथों से मतलब गुब्बारे फुलाकर। ये कोई गांव का मेला है? ये प्रजापति हवेली है, यहाँ सब ब्रांडेड होगा। गांव की मेला भी अपनेपन से भरपूर होती है। मैं अपनी नंद के लिए कुछ खास बनाना चाहती हूँ। तभी विमला देवी उनके पास आती है। क्या चल रहा है? तनुजा, क्या क्या ऑर्डर किया? और सीमा, तुमने क्या तैयारी की? मम्मी जी, मैंने सब बुक कर लिया है। डेकोरेटर, केटरर, सब कुछ। हवेली चमक उठेगी। मम्मी जी, मैं खुद हाथ से तोरण, रंगोली और छोटे छोटे गिफ्ट तैयार कर रही हूँ। ननन जी को पसंद आएंगे। अच्छा, दोनों की तैयारी देखेंगे, पर ध्यान रखना, मेहमानों के सामने कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तनुजा सीमा को तिरछी नजर से देखती है तो वहीं आंगन में कमली यानी नौकरानी और पड़ोसन शकुंतला मौसी खड़ी बातें कर रही हैं। अरे कमला, ये दोनों बहुएं तो मानो रिंग में पहलवान है। एक खर्चे में सबको चौंकाती है, दूसरी अपने हाथों से जादू दिखाती है। अरे मौसी, बड़ी बहू तो बस डिजाइनर और ब्रांडेड रखती है, छोटी बहू सब अपने हाथों से करती है, पर दिन भर काम में पिस जाती है। देखना बेटा, आखिर में जिसकी नीयत साफ होगी वही बाजी मारेगी। बाकी तो मम्मी जी की सोच पर है, वो किसे लक्ष्मी मानती है। ऐसा कहकर वो दोनों हंसती हैं। ये बातें तनुजा सुन लेती है और भड़क जाती है। कमली, काम पर ध्यान दे, गपशप बंद कर। और मौसी जी, आप तो बस चाय पीने आ जाती है रोज, कोई काम का आइडिया हो तो बताइए। अरे बिटिया, हम तो बस तमाशा देखने आते हैं, अब गोद भराई का शो तो बड़ा होना चाहिए ना। ऐसा कहकर शकुंतला मासी यहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब नंद रागिनी अपने ससुराल से मायके आती है। उसका पेट थोड़ा उभरा हुआ है, चेहरा खिला हुआ है। सभी स्वागत करते हैं। भाभी, मैंने सुना आप सब खुद कर रही हैं, ये तो मेरे लिए बहुत खास होगा। अरे ननन जी, तुम्हें क्या चाहिए? गुब्बारे और हाथ से बनी चीजें या फिर असली क्लासी रॉयल अरेंजमेंट?
आखिर तुम प्रजापति हवेली की बेटी हो। मुझे तो प्यार चाहिए भाभी, जो भी करेगी दिल से करेगी तो अच्छा लगेगा। तनुजा थोड़ी चिढ़ती है। सीमा मुस्कुरा देती है। अगली सुबह रसोई में सीमा रंगोली बना रही है, तोरण काट रही है। तनुजा अंदर जाती है। अरे ये सब क्यों? मैंने इवेंट मैनेजर को बुला लिया है। तेरा ये सब कोई नहीं देखेगा, सबकी नजर मेरी सजावट पर जाएगी। दीदी जी, वो मेरी ननंद को जरूर याद रहेगा, भले किसी और को ना दिखे। याद? लोग तो बस फोटो खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं। अब ये देसी चीजें किसे भाएगी? तभी करण अंदर आता है। तनु, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती, कभी कभी भावनाएं सबसे बड़ी भेंट होती है। तनुजा चुप हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि इसे हर हाल में मात देना ही है। इसी तरह से अब गोद भराई की पहली रस्म शुरू हो जाती है, जहां घर में संगीत और मेहंदी की रस्में होती हैं। दोनों बहुएं अलग अलग तैयारियां कर रही होती हैं। अरे बड़ी बहू तो जैसे फिल्म की हीरोइन लग रही है और छोटी बहू जैसे पुरानी फिल्मों की आदर्श बहू। हीरोइन और आदर्श बहू मजेदार जोड़ी है। देखना गोद भराई में असली हीरोइन कौन बनती है। तनुजा इन तानों पर नकली हंसी हंसती है। सीमा चुपचाप मुस्कुराती है और रात का समय होता है। विमला देवी मनोहर लाल के पास बैठी है। मनोहर जी, ये छोटी बहू सारा दिन काम करती है बिना थके, और रागिनी भी उसकी तारीफ कर रही थी। देखा, मैंने कहा था ना, असली बहू वही है जो घर को परिवार बनाए, होटल नहीं। हाँ मनोहर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कभी छोटी बहू को वो सम्मान दिया ही नहीं जिसकी वो हकदार है। मुझे पता था, एक ना एक दिन तुम अपनी छोटी बहू को जरूर समझोगी। जी, लेकिन मुझे तो अब बड़ी बहू को लेकर थोड़ी सी चिंता हो रही है। हमें तनुजा की आदतें भी बदलनी होगी, वरना वो अपने मॉडर्निटी को ब्रांड के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। वो सब हम गोद भराई के बाद देखते हैं। क्या पता इस गोद भराई के दौरान ही बड़ी बहू को ये सब कुछ समझ में आ जाए कि मॉडर्निटी और ब्रांड रिश्तों से ज्यादा मूल्यवान नहीं होते हैं। इसी तरह दोनों सहमति से सिर हिलाते हैं। प्रजापति हवेली पूरी तरह से सज धज कर तैयार थी। चारों तरफ चमक दमक, फूलों की खुशबू और बाहर खड़ी लंबी गाड़ियों की कतार, क्योंकि आज रागिनी जो कि नंद थी उनका गोद भराई था। तनुजा अमीर बहू ने पूरे शहर के डिजाइनरों को काम में लगा दिया था। ब्रांडेड गहने, थीम पार्टी और सब कुछ रॉयल। वहीं सीमा गरीब बहू ने अपने हाथों से तोरण, गिफ्ट और नंद के लिए खुद की बनाई पोशाक तैयार की थी। और आज फैसला होना था, किसका प्यार और तरीका नंद के दिल को छू पाता है। मम्मी जी, देखिए, ये ड्रेस मैंने पेरिस से मंगवाई है। ननंद इसे पहनकर रानी लगेंगी, सबकी निगाहें हम पर होंगी। पर ये ड्रेस बहुत खुली नहीं है, मेहमानों में गांव की औरतें भी आएंगी। अरे मम्मी जी, ये 2025 है, पुरानी सोच छोड़िए, क्लासी लोग यही पहनते हैं। तो वहीं दूसरी ओर सीमा अपने कमरे में रागिनी को अपनी हाथ से सिली हुई कढ़ाईदार ड्रेस दिखाती है। ननंद जी, ये ड्रेस मैंने आपके लिए बनाई है, पूरी मेहनत और दुआओं के साथ। आपको आराम भी रहेगा और सबकी नजर लगे तो बचाने को भी आसान होगी। भाभी, ये इतनी खूबसूरत है, तुम्हारी मेहनत हर टाके में झलक रही है। रागिनी दोनों ड्रेस देखती है। एक तरफ भाभी का प्यार और मेहनत, दूसरी तरफ तनुजा भाभी की शान और दिखावा। मुझे क्या पहनना चाहिए? विमला देवी और मनोहर कमरे में आते हैं। बेटी, तुझे जो सही लगे वही पहन, पर ध्यान रहे गोद भराई में सबकी नजर तुझ पर होगी। तेरा आराम सबसे जरूरी है। मम्मी, मैं अपनी दोनों भाभीयों में से किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती। सच बताऊं तो मुझे महंगे ड्रेस पहनने का शौक नहीं है, और जिस तरीके से बड़ी भाभी ने अपना मंगाया हुआ पेरिस ड्रेस मुझे दिया है, वो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। और छोटी भाभी का ड्रेस पहनने में सुंदर और आरामदायक भी होगा। तू रागिनी बेटा, इतना सोचना क्या है, तू छोटी बहू का बनाया हुआ ड्रेस ही पहन ले, वो भी काफी खूबसूरत है। हाँ, बाकी तुझे जैसा ठीक लगे तू वही पहन। जी माँ, पिताजी। ऐसा कहकर मनोहर और विमला देवी वहां से चले जाते हैं।
पार्टी हॉल में तनुजा पास खड़ी है, आंखों में घमंड। सीमा चुपचाप खड़ी है, उम्मीद के बिना। रागिनी सीमा की बनाई ड्रेस पहन लेती है। ड्रेस साधारण पर बहुत खूबसूरत है और काफी आरामदायक भी। क्या तुमने मेरी ड्रेस को मना कर दिया? ये लाखों की है और ये तो बस हाथ से सिली हुई है। भाभी, मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें मैं सहज हूँ और ये दिल से बना है। बाकी भाभी, आपका भी ड्रेस अच्छा था, लेकिन शायद मैं वो पहनती तो कंफर्टेबल नहीं हो पाती और मुझे यहाँ पर काफी देर तक बैठना था। अच्छा, तो अब हवेली में प्यार की सिलाई चलेगी, फैशन नहीं? विमला देवी तनुजा को देखती है। बहू, कभी कभी दिखावे से ज्यादा सच्चाई बड़ी होती है। आज हम सबको ये सीखना चाहिए। और ये गोद भराई रागिनी की है। उसको जो सही लगा उसने वो पहन लिया। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? इस तरह विमला देवी अपनी बड़ी बहू को समझाती है। और अब हवेली में सैकड़ों मेहमान हैं। ढोल नगाड़े, मिठाइयाँ, उपहार। रागिनी स्टेज पर सीमा की ड्रेस पहनकर बैठी है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है रागिनी। ये ड्रेस तो जैसे उसके लिए ही बनी है। और बड़ी बहू कहाँ है? सुना था पेरिस से कुछ मंगवाया है, दिखा क्यों नहीं? तनुजा गुस्से में एक कोने में खड़ी है। तभी अचानक से समारोह के बीच एक बड़ा झूमर गिरने लगता है जो रागिनी के पास आ सकता है। भीड़ चीखती है, सावधान, झूमर गिर रहा है। सीमा बिना सोचे दौड़ती है और रागिनी को खींचकर बचा लेती है। झूमर उसके कंधे पर हल्का सा लग जाता है, पर रागिनी सुरक्षित होती है। भाभी, आपको चोट लग गई, आप ठीक है? तुम ठीक हो, बस वही जरूरी है। सब सीमा की बहादुरी देखकर हैरान रह जाते हैं। तनुजा भी स्तब्ध खड़ी है। समारोह के बाद विमला देवी सीमा के पास आती है। बहू, हमने तुझे कभी सही से अपनाया नहीं, पर आज तूने साबित कर दिया कि तू इस घर की असली लक्ष्मी है। हमें माफ कर दे बहू। भाभी, आपने मेरी जान बचाई। आप मेरी सगी बहन जैसी हैं। तनुजा पास आती है, उसकी आंखें नम होती है। सीमा, मैं गलत थी। मैं बस दिखावे में फंसी रही। तुमने जो किया उसके बाद मैं खुद को रानी कहने लायक नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो। भाभी, परिवार में माफी की जरूरत नहीं, बस साथ की जरूरत होती है। मनोहर लाल सबको एक साथ खड़ा करते हैं। आज मैंने देख लिया, घर को दौलत से नहीं, प्यार और त्याग से जोड़ा जाता है। अब से इस घर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी बराबर हैं। इसके बाद सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। गोद भराई का समारोह खत्म हुआ, लेकिन प्रजापति हवेली में रिश्तों की नई शुरुआत हुई। सीमा, जो कभी गरीब बहू कहलाती थी, अब वो सबकी पसंदीदा बहू बन गई है। तनुजा ने भी अपनी सोच बदली है और हवेली में अब दिखावे से ज्यादा अपनापन हावी हो गया है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।